Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS Current Affairs चैनल. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी रिलेटेड. ओके, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में. ओके, सो एज यू ऑल नो दैट ये तो आपको पता होगा कि मीनिंग ऑफ रिफॉर्म क्या है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफॉर्म? रिफॉर्म का मतलब है मॉडिफिकेशंस लेके आना. टू ब्रिंग इन व्हाट? मॉडिफिकेशंस. इस तरीके से भी बोल सकते हैं आप. एंड यू कैन ऑल्सो से टू स्मूथन द प्रोसेस. ओके, इस तरीके से भी बोल सकते हैं. और टू रिमूव व्हाट? एनी ऑब्स्टकल और एनी हिंड्रेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इन द डिसीजन मेकिंग, इन द पॉलिसी रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं, तो वहाँ पे बदलाव जब हम लाते हैं देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिफॉर्म्स. और जब भी हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं ये छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस के बारे में नहीं करते हैं. रिफॉर्म बेसिकली यूज़ किया जाता है इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट में. मीन्स जब कोई चीज़, कोई सेक्टर या सब सेक्टर या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का मैक्सिमम बहुत सारे चीज़ों में बदलाव लाया जाता है. अपॉइंटमेंट्स में बदलाव लाया जाता है, ट्रांसफ़र में बदलाव लाया जाता है, चीफ जस्टिस कौन किस तरीके से अपॉइंट करना चाहिए उसमें बदलाव लाया जाता है, टेन्यूर में बदलाव लाया जाता है. सो बेसिकली रिफॉर्म का मतलब है कि बहुत बड़ा चेंज. ओके, अदरवाइज इट इज जनरली कॉल्ड एज व्हाट? थोड़े बहुत चेंजेस बोल सकते हैं, मॉडिफिकेशंस बोल सकते हैं, राइट. तो हम पढ़ने वाले हैं कि जुडिशरी में रिफॉर्म्स कौन से इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में. आर्टिकल में प्रॉपरली दिया गया है. आर्टिकल का जिस देखेंगे हम, व्हाट जजेस डू आफ्टर रिटायरमेंट. रिटायरमेंट के बाद जजेस का क्या होगा? बिकॉज सबको तो पता है हाई कोर्ट जज रिटायर होंगे 62 ईयर्स में, सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर होंगे 65 ईयर्स में. अब देखिए, आपको तो ये भी मालूम होगा कि आजकल हमारे जो भी फादर है, ओके, जो भी हमारे मदर है, वो 60 ईयर्स के बाद भी बहुत फिजिकली एक्टिव रहते ही हैं. और अगर रिटायरमेंट होने के बाद में कहीं ना कहीं पे वो जॉब पे लग भी जाते हैं. मतलब क्या है? उनकी मेंटल स्टेबिलिटी जो भी है, उनका मेंटल जो भी स्किल है, उनकी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो अभी डिटेरियोरेट नहीं हुई कि वो घर में बैठ के खाना खाएं, राइट. तो उनका जो भी है वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि 62-65 ईयर्स तो बहुत कम एज है. एक्चुअली 70 तक होती तो अच्छा था, बट 60-65 ये इस तरीके के एज है कि इसके बाद में भी जजेस रिटायर होने के बाद में भी काम करते हैं. तो एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे वो पढ़ने वाले हैं हम. और ये लॉजिक क्यों है? हाई कोर्ट जजेस 62 ईयर्स में रिटायर होंगे, ओके, सुप्रीम कोर्ट जजेस 65 ईयर्स में रिटायर होंगे. तो ये किस तरीके की लॉजिक यहाँ पे इम्प्लाई की गई है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो हाई कोर्ट जज है उनके पास सुप्रीम कोर्ट जज की उतनी विजडम नहीं है. ठीक है, ये भी बहुत बेहतरीन जजेस है, ये भी जजेस है. तो बेसिकली लॉ तो सेम ही है, विजडम भी सेम ही है. उससे सुप्रीम कोर्ट के जज से भी अच्छे हो सकते हैं ना हाई कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस. तो ये क्या लॉजिक है कि 62 ईयर्स क्यों रखे हाई कोर्ट जजेस को, 65 ईयर्स क्यों रखे सुप्रीम कोर्ट जजेस को? इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. अभी के प्रेजेंट चैलेंजेस क्या है विथ रिगार्ड टू जुडिशरी वो भी पढ़ेंगे, और रिफॉर्म्स नीडेड. और उसके बीच में हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट का पावर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक जजमेंट से प्रेसिडेंट का पावर खींच लेके अपने पास रख लिया है. वी विल स्टडी अबाउट दिस ऑल्सो. ओके, लेट अस गो अहेड. ओके, ए विश लिस्ट आर्टिकल इस तरीके से आया था. विश लिस्ट फॉर रिफॉर्म्स इन इंडियाज हायर जुडिशरी. विश लिस्ट बोल तो ये हम विश करते हैं. ये लिस्ट में इतने सारे जो रिफॉर्म लिखे हैं ये हम विश करते हैं कि इस तरीके से जुडिशरी चले और इस तरीके से रिफॉर्म आए. ठीक है, राइट. सो कंटेक्स्ट क्या है पूरे पर्टिकुलर आर्टिकल का? कंटेक्स्ट क्या है देखो, इंक्रीज करो रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस फ्रॉम 65 टू 67. ये कॉन्टेक्स्ट है. ये पहले आर्टिकल इस तरीके से शुरू हुआ है क्योंकि आजकल ये न्यूज़ में है कि जजेस की एज इंक्रीज करने वाले हैं, जजेस की टेन्यूर इंक्रीज करने वाले हैं. इस तरीके से ये न्यूज़ में है, इसलिए हम ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं क्योंकि इनोवा यूज़ में है. ओके, अभी देखिए लॉजिक क्या है बिहाइंड फिक्सिंग 62 ईयर्स ऑफ फॉर हाई कोर्ट जजेस एंड 65 ईयर्स फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस. तो एडिटोरियल में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए या चीफ जस्टिस बनने के लिए इतना कंपटीशन है हाई कोर्ट में. ओके, तो वो कंपटीशन रहने के वजह से अगर इनकी भी 65 करते थे तो 62 ईयर्स के बाद में भी ये अपने आप के जो भी डिसीजंस रहते थे वो डिसीजंस उतने फ्री विल से नहीं लेते थे क्योंकि
62 के बाद उनके पास 63 ईयर बची, 64 ईयर और 3 साल बचते हैं टू गो इन टू व्हाट सुप्रीम कोर्ट एंड सर्व देयर। तो ये इनका एक फितूर होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वहाँ पे जज बने, सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा रिटायर हो। तो ये एम्बिशंस और एस्पिरेशंस रखने के बाद में ये हाई कोर्ट में जब रहते हैं तो उतने अच्छे से उनका जो पावर है, उनका जो विजडम है वो यूटिलाइज नहीं करते हैं, ये एक्सपेक्टेशन में कि अगर यहाँ पे कुछ गलत सलत होगा कि वो यहाँ पे नहीं जा सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज 62 इसलिए रखी गई है कि यहाँ पे कंपटीशन कम हो और जो भी नज़दीक है अपने रिटायरमेंट एज के, उनको ये एस्पिरेशंस ना हो कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकें और वो फ्री विल से अपना जजमेंट दे सकें, क्योंकि वो 62 में ही रिटायर होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने का उनका कोई बनता नहीं है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से इंटरप्रेट करे, कोई आगे के पर्क्स प्रिविलेजेस पे मद्देनजर रखते हुए जजमेंट्स ना दे, वो प्रॉपरली ऑप्टिमम लेवल में जजमेंट दे। इस वजह से, ये दो चीज़ों की वजह से ही दोनों के एज डिफरेंस अलग अलग है विद रिगार्ड टू रिटायरमेंट। ठीक है, यस। व्हाट जजेस डू आफ्टर रिटायरमेंट। चलो, रिटायरमेंट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज 65 के बाद रिटायर होते हैं, हाई कोर्ट के जज 62 के बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं। आफ्टर दैट वो क्या करते हैं? बेसिकली आर्बिट्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कंपनीज कॉर्पोरेट्स लड़ ले रहे हैं तो बीच में बैठ के उन दोनों के जो भी सॉल्व करते हैं, और बहुत सारे लोगों के तो फॉर्च्यून्स बन रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बिकॉज दे आर चार्जिंग व्हाट वेरी हाई फीस, और मल्टीपल सिटिंग्स करते हैं, कर करके बहुत पैसे कमाते हैं। या यहाँ तक भी बोले थोड़े जजेस की, जितना पैसा वो उनके पूरे इंटायर जुडिशियल कैरियर में नहीं कमाए हैं, उतना पैसा वो रिटायरमेंट के 2-3 साल में ही कमा लेते हैं। तो मतलब क्या है, जब जजेस थोड़े ही ऐसे जजेस है, ओके, रिटायरमेंट के बाद वो पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, वो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन PIL डाल रहे हैं और जुडिशरी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ जजेस आर्बिट्रेशन, ओके, और अपना करियर बनाने के लिए और पैसे जमा करने के लिए उस तरीके से वहाँ पे चल जा रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ जजेस पब्लिक सर्विस करने के लिए बहुत कम से कम जजेस हैं आजकल तो फील्ड में। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट क्या है और क्या करते हैं जजेस कि गवर्नमेंट उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अपॉइंट कर देती है, लाइक अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर देती है, या नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स वहाँ पे अपॉइंट कर देती है, ट्रिब्यूनल्स में अपॉइंट कर देती है, लोकायुक्ता में अपॉइंट कर देती है। तो थोड़े जजेस आर्बिट्रेशन में प्राइवेट सेक्टर में जाके करोड़ों कमा रहे, थोड़े जजेस बहुत सारे जजेस क्या कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, प्राइवेट कंपनीज को वो दे रहे हैं सर्विस और बहुत पैसे कमा रहे हैं। बहुत कम ऐसे जजेस हैं जो कि अभी भी पब्लिक सर्विस के पीछे लगे हुए हैं, और जो बचे कुचे हैं उनको गवर्नमेंट उनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और प्रिविलेज पोस्ट ट्रिब्यूनल्स में बना रही है। तो जजेस रिटायरमेंट्स के बाद ये 3 ही काम करते हैं जनरली। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अच्छे से सुनिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट का पावर को अपने पास खींच लिया है। ओके, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखे वाला है कि आर्टिकल 124 में ये लिखा हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी जज को, सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज को अपॉइंट करे, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करे। ये किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के पास पावर है। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जज जब केस आया था, वो केस के जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, दे हैव एस्टैब्लिश अ डॉक्ट्रिन कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ सीनियरिटी। जो सबसे ज्यादा सीनियर है विद रिगार्ड टू द टर्म ऑफ ऑफिस, उनको बन जाएंगे, उन्होंने क्या बन जाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। मतलब क्या हुआ, प्रेसिडेंट के पास जो 124 आर्टिकल में पावर था कि ही इज द वन हु इज गोइंग टू अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड चीफ जस्टिस, इनके पास पावर था, राइट। बट सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट की वजह से क्या हो गया, अब प्रेसिडेंट उनका तो पावर ही एक्सरसाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मतलब जो भी सीनियर है वो आ जाएंगे, उसके बाद जो भी सीनियर है वो आ जाएंगे, उसके बाद जो भी सीनियर है वो आ जाएंगे। तो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक फॉर्मेट सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिश कर दिया है यहाँ पे। ओके, बट एक्चुअली ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अब ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट को ही है। ओके, तो जो ये सिस्टम अभी फॉलो हो रहा है विद रिगार्ड टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में, जिस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ सीनियरिटी जो फॉलो कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्चुअली साथ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और इस क्यों खिलाफ है? क्योंकि प्रेसिडेंट का पावर इस जजमेंट के वजह से छीन लिया गया है। प्रेसिडेंट का पावर टू अपॉइंट जजेस इस जजमेंट के वजह से, ये प्रोसेस के वजह से उनका जो भी पावर है ले लिया गया है प्रेसिडेंट का। ठीक है, राइट। अभी क्या है वे फॉरवर्ड, क्या कर सकते हैं? ओके, आगे किस तरीके से हमें जुडिशरी चाहिए? पहली बात है, जो भी वर्थवाइल है रिफॉर्म्स, जो हम चाह रहे हैं रिफॉर्म्स, एक गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, एक कैडरे ऑफ पब्लिक सर्विस, लोग को, इंडियंस को अपने समाज में हेल्प करने के लिए एक कैडरे ऑफ सर्विस
एक कैडरे ऑफ जजेस बनाना चाहिए जो कि पब्लिक के लिए ही काम करें। उनके रिटायरमेंट के बाद एक ग्रुप ऑफ जजेस बनाना चाहिए जो पब्लिक के लिए ही काम करें। ओके, एंड उसमें से ही, वही कैडरे में से ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, ओके, स्पेशल असाइनमेंट्स पे, ट्रिब्यूनल्स पे, वाटर ट्रिब्यूनल्स में, कमीशंस में, उसमें से ही निकाल के उन लोगों को वो पोस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ओके, और वो जजेस को फुल पे, फुल फैसिलिटीज़ देना चाहिए जो कि नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट जज को मिलती हैं, नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट जज को मिलती हैं। ठीक है, फाइन, दिस इज़ वन। सेकेंड वन क्या है? बार फ्रॉम आर्बिट्रेशंस। अगर कोई जज ओके अनविलिंग है, इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू बी ए पार्ट ऑफ कैडरे, तो दैट इज फाइन। चलो भाई, हमें वो कैडरे में ग्रुप ऑफ नहीं आना चाहते, ठीक है, सही है, बट उनको ये भी पोजीशंस नहीं देना चाहिए। दे शुड नॉट बी गिवन द मेंबरशिप ऑफ कोलिजियम। ओके, कोलिजियम की मेंबरशिप देना नहीं चाहिए। उनके जो भी प्रिविलेजेस रहते हैं आफ्टर रिटायरमेंट वो पूरे ले लेने चाहिए, बिकॉज वो पब्लिक सर्विस के लिए काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो किसी कंपनी के लिए काम करने के लिए चूज कर रहे हैं। तो उनको क्यों दें हम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आफ्टर रिटायरमेंट, जो कि नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट जज जो अपनी जिंदगी पब्लिक सर्विस के लिए दे दिए हैं, आफ्टर रिटायरमेंट भी वो पब्लिक के लिए ही काम करना चाह रहे हैं, तो उनको जो प्रिविलेजेस हैं वो दूसरे जज को क्यों दें जो पब्लिक सर्विस के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं। तो जो नहीं करना चाहते हैं ओके पब्लिक सर्विस आफ्टर रिटायरमेंट, तो उनके पूरे जो प्रिविलेजेस है मेंबरशिप से वो पूरे निकाल दिए जाएंगे। अभी आप फ्री विल पे हैं, आप जहां जाते जाइए, इस तरीके से करेंगे अपन। ओके, कल्चर ऑफ पब्लिक सर्विस क्रिएट करना चाहिए। सीनियर जजेस में क्या है, आफ्टर रिटायरमेंट उनका एक कल्चर होना चाहिए इंडिया में कि वो रिटायरमेंट के बाद में पूरी सोसाइटी में पब्लिक सर्विस ही करते रहें। ओके, दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड, दोज हु आर नॉट विशिंग टू फिट इन सच कल्चर, दे शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ सीनियर रैंक से उनको हटा देना चाहिए। ओके, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं तो उनको एक टेन्यूर दिया जाए, उनको एक टेन्यूर दिया जाए। इससे क्या होगा, वो प्रॉपरली क्या करेंगे, जजमेंट्स डिलीवर करेंगे। ओके, क्या करेंगे, जजमेंट्स डिलीवर करेंगे। हाई कोर्ट जज देखिए आपके पास 3 साल है, उसके बाद में आप रिटायरमेंट हो जाते हैं। अगर इस तरीके से बोल देते हैं तो वो जजमेंट्स पूरे बेहतरीन देंगे, पूरी फ्री विल से देंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस से देंगे, किसी के दबाव में नहीं देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि 3 साल के बाद रिटायरमेंट हो जा रहा है। रिटायरमेंट होने के बाद में भी गवर्नमेंट एक ग्रुप ऑफ कैडरे क्रिएट करेगी, उसमें वो लोग यहाँ पे जा सकेंगे और पब्लिक सर्विस वो कर सकते हैं, तो उनको यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। ओके, आजकल क्या देखा जा रहा है, जजेस हाई कोर्ट के जो भी जजेस है सुप्रीम कोर्ट के जाने के लिए एस्पिरेशंस रखते हैं। वो रखने की वजह से वो जो भी सेंसिटिव जो भी केसेस उनके पास आते हैं, या तो वो नहीं ले रहे हैं। अगर कोई जज मैं ये केस नहीं करूँगा, अगर इस तरीके से बोलते हैं तो उसको हम लीगल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं रेक्यूज। जजेस कैन रेक्यूज, यस आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट हियर दिस केस, इस तरीके से बोल सकते हैं जजेस। ओके, ये जजेस आजकल बहुत ही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एग्जीक्यूटिव जो पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के गुड बुक्स में आना है, उनके रेड बुक्स में नहीं आना नहीं है। तो वो ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ पे, जैसे कि कर्नाटका हाई कोर्ट के जो आया था जजमेंट, ओके, तो वो आपको समझ सकते हैं कि वहाँ पे आपको पता ही होगा कि वहाँ पे हिजाब का डिस्कशन हुआ था, सबका डिस्कशन हुआ था, बट टर्बन का डिस्कशन नहीं हुआ था, क्योंकि रिलीजियस सिंबल्स नहीं करना है तो टर्बन भी रिलीजियस सिंबल्स है, बट उसको एक्सक्लूड किया गया है जजमेंट में। यहाँ पे क्या हुआ, हाई कोर्ट के जज में ओके इंटेंशनली, और यू कैन से दैट आगे सुप्रीम कोर्ट में उनका अपॉइंटमेंट होगा, ये एस्पिरेशंस की वजह से उन्होंने फ्री विल से यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया है। ओके फाइन, और इस तरीके से हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आगे जाने के लिए ओके ये एस्पिरेशंस रख रहे हैं। दैट इज वाई दे आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू द ऑप्टिमम लेवल ऑफ देयर विजडम से नहीं जा रहे हैं वो। और थोड़े जजेस तो रिक्यूज ही कर रहे हैं, एनआरसी पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, ओके सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो बेसिकली पेगासस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आना है एग्जीक्यूटिव गुड बुक्स में, सो दैट उनका अपॉइंटमेंट आगे जाके अच्छी तरीके से हो। राइट, refusing to hear what contentious cases, okay, because they want to be very good with the top job लेने के लिए वो एग्जीक्यूटिव के साथ में अच्छे रहने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अभी के आप देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी हैं
कभी वो 6 महीने के लिए अपॉइंट होते हैं, कभी 2 महीने के लिए अपॉइंट होते हैं, कभी 1 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, क्योंकि सीनियरिटी बेसिस पे रहने की वजह से टेन्यूर जल्दी जल्दी हो रहा है तो जल्दी जल्दी रिटायर हो जा रहा है। अगर इस तरीके से रिटायर हो जा रहे हैं तो उनकी पूरी प्रॉपर विजडम, तो ये इसमें डरेंगे कि अरे भाई मेरी इतनी छवि अच्छी है, 6 महीने के लिए मैं क्यों ख़राब करूं, ओके, बिकॉज इसके बाद मुझे फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का चेयरमैन बनना है, इस तरीके से बनना है, ये भी उनके एस्पिरेशंस रहेंगे। तो ये इनके टेन्यूर में प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं, उसमें भी क्या है अंडरलाइंग और थोड़ा सहम के जजमेंट्स दे रहे हैं। दैट इज़ व्हाट ऑथर इज सेइंग हियर। जो भी अभी रिफॉर्म में क्या लाना है, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होंगे उनके लिए प्रॉपर 3 ईयर का टर्म होगा, ओके। बट रिमेंबर दिस पॉइंट, ही शुड नॉट फंक्शन एज ए प्राइमस सुपर पेयर्स, फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल अमॉन्ग चीफ जस्टिस, फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल अमॉन्ग चीफ जस्टिस। अभी क्या होता है, देखो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं ना, अब हाई कोर्ट के जजेस भी रहते हैं। जजेस जब कुछ केस में जजमेंट देते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या करते हैं, वो एक बेंच बना के वो जो भी केस है उसको रिवर्स कर देते हैं। अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं। मतलब क्या है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये पूरे है ना जस्टिसेस, ये जजेस को बहुत कंट्रोल करते हैं। इनका जो विजडम है, इनकी जो काबिलियत है, इनका जो इंटेलिजेंस है, इसको बाहर आने नहीं दे रहे हैं। जब हम 3 ईयर का टर्म रखते हैं किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में, देन ही शुड नॉट बी फंक्शनिंग एज व्हाट, कि मैं सबसे फर्स्ट हूँ, मेरी ही बात सब सुनना, इस तरीके से उनका एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए। अगर इस तरीके से एटीट्यूड नहीं रहा तो जजेस क्या करेंगे, दे विल गिव द जजमेंट इन ए अनफिल्टर्ड वे, बिना डरे वो देंगे। ही शुड इंस्टेंट फंक्शन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहो या सुप्रीम कोर्ट रहो, दे शुड फंक्शन एज ए कोलिजिएट मैनर। एक कोलीग है, हम पूरे ग्रुप है, ओके, हम सबके जो भी जजमेंट्स हैं उसको हम रेस्पेक्ट करते हुए वो आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, ओके, उसको रिवर्स नहीं करना। सबके जो भी विजडम है, इंटेलिजेंस है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए चीफ जस्टिस को, ओके। सो बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड फंक्शन, शुड सी दैट लाइक्स पे डिसलाइक्स पे अलॉटमेंट ऑफ केसेस नहीं करना, परफॉर्मेंस बेस पे करना, सेंसिटिव वंस को किसको देना किसको नहीं देना वो भी अच्छे से देख लेना। अपॉइंटमेंट टू सुप्रीम कोर्ट रहो, हाई कोर्ट रहो, अच्छी तरीके से कौन परफॉर्म कर रहे, कौन नहीं कर रहे, कौन ऑनेस्ट है, किसका ट्रैक रिकॉर्ड का है, उस तरीके से वो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में अपॉइंटमेंट रिकमेंड करना ज़रूरी है। सो ये बहुत ज़रूरी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे हैं, अगर ये आते हैं तो बहुत अच्छा होगा हमारी जुडिशरी के लिए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग टू मी। हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय, टेक केयर।